झारखंड आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में पीवाईक्यू एनालिसिस के तहत जो है 4 जेपीएससी के जीएस के तहत हिस्ट्री पेपर का एनालिसिस किया था, तो आज इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन है? अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें, बाणभट्ट, कालिदास, वेनसंग और कौटिल्य, तो हर्षा के साथ संबंध जो है बाणभट्ट और वेनसंग का है। उनमें से बाणभट्ट जो है उनके दरबारी कवि थे, जिसे आस्थाना कवि कहा जाता है, और वेनसंग का आगमन जो है हर्षवर्धन के काल में ही भारत में हुआ था। हर्षचरित के जो लेखक है वो कौन है? तो बाणभट्ट है, याद रखिएगा। बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा और कादंबरी लिखा था। हर्षचरित की अगर हम बात करें तो इसमें 8 उच्छ्वास हैं, जिनमें से 2.5 उच्छ्वास में हमें बाणभट्ट के जीवन के बारे में ज्ञात होता है और कादंबरी से भी जो है हमें बाणभट्ट के जीवन के बारे में ज्ञात होता है। हर्षवर्धन और उनकी उपलब्धियों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन का स्रोत है वो हर्षचरित है, जहां हमें उच्छ्वास नंबर 3 से लेकर 8 तक प्राप्त होता है। चलिए, अब बात करेंगे वेनसंग की। तो वेनसंग का आगमन जो है 627 से लेकर 643 के मध्य भारत में हुआ था। वेनसंग की अगर प्रमुख रचना जिसमें उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत और भारत के एजुकेशन सिस्टम के बारे में लिखा था, उसका नाम था सीयू की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। सिंधु घाटी की महान शरणागार कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदारो में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हुआ। उसके बाद मोहम्मद मुअज्जम के द्वारा जो है सिंहासन धारण किया गया। उसे बहादुर शाह प्रथम भी कहा जाता है। और बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु कब हुई? तो 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हुई। इतिहासकारों का मानना है कि बहादुर शाह प्रथम के बाद क्या होता है ना, मुगल काल का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाता है। और यही कारण है, इतिहासकार मानते हैं कि बहादुर शाह या मोहम्मद मुअज्जम जो अंतिम मुगल शासक थे, जिनके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, गौतमीपुत्र सातकर्णी किसका राजा था? गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है वो सातवाहन शासक थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में इंफॉर्मेशन का स्रोत क्या है? तो उनकी माता गौतमी बलश्री के द्वारा वशिष्ठ पुत्र पुलमामी, अर्थात उनके पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलमामी के 19वें वर्ष जो है नासिक प्रशस्ति बनाया गया था। इस नासिक प्रशस्ति में ही हमें गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में जो है इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है। याद रखिएगा, ये जो नासिक प्रशस्ति है वो उस समय एक गांव के दान देना, अर्थात बुद्ध संतों को जो है गांव के दान देने के क्रम की घटना का जिक्र पाया जाता है। और इस नासिक प्रशस्ति का बनाया गया था ना, वशिष्ठ पुत्र पुलिमामी के समय काल के दौरान बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो अल हिलाल का प्रकाशन जो है किसने किया था? अल हिलाल का प्रकाशन बिल्कुल अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। और इनका झारखंड के साथ भी संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। अल हिलाल जो है 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और इसे प्रथम विश्व युद्ध के समय 1914 में इसे बैन कर दिया गया। और उस समय अर्थात अबुल कलाम आज़ाद के मुखर होकर के पत्रकारिता करने के कारण इनके ऊपर जो है अंग्रेजों के द्वारा बैन किया गया। और जब इन्हें बैन किया गया तो उन्हें नज़रबंद के तौर पर राज्यों में रखने की बात उठी। तो हर राज्यों ने जब इनकार कर दिया तो झारखंड में उन्हें रांची में जो है नज़रबंद अर्थात किया गया 1916 से लेकर 1919 तक। ये उस समय काल है जब उन्होंने अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया को भी स्थापित किया था, अर्थात रांची में ही। और आपने बाद में देखा कि वे क्या बने ना, वे जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष भी बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान जो है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। और इसके अलावा कहा जाता है कि लियाकत अली खान, याद रखिएगा, लियाकत अली खान जो भारत 1945 और 46 के तहत जब केंद्रीय विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय भी वो जीते थे। और उसके बाद जो है भारत
में वे वित्त मंत्री भी बने थे। ठीक है। उनका जो क्षेत्र था वो था मेरठ मुजफ्फर नगर क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश का मेरठ और मुजफ्फर नगर का क्षेत्र था। ठीक है। तो सन 1947 में विभाजन के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। कब? तो 1897 में, है ना, बेलूर, कोलकाता के निकट बेलूर मठ में जो है रामकृष्ण मिशन स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र, बोलने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है, बंगाल गजट जो है वो भारत में प्रकाशित होने वाला सबसे पहला क्या था? सबसे पहला प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। इसे हिक्कीज बंगाल गजट भी कहा जाता है या कलकत्ता जनरल एडवाइजर भी कहा जाता है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? ना 1780 में प्रकाशन हुआ था और 1782 आते आते जो इस पर बंद अर्थात इस पर बैन लगाया गया था। ये समय काल को अगर आप ध्यान से देखेंगे 1782, तो ये वारेन हेस्टिंग्स का समय काल है और वारेन हेस्टिंग्स से जुड़े हुए कई भ्रष्टाचारों को लेकर के जो है मुखर होकर के जो है जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा बोला गया था, जिसके कारण जो है इनके जो पत्र है, इनका जो बंगाल गजट है उसको बंद कर दिया गया था। और उसके बाद जो है इंडिया गजट नाम का भी एक प्रकाशन शुरू किया गया था, जो कि अंग्रेजों से मिले हुए थे और ये जो है हिक्कीज बंगाल गजट से संपूर्ण रूप से अलग थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1773 के नॉर्थ रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में जो है क्या स्थापित किया गया था ना, कोलकाता में आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। लॉर्ड इम्पे क्या थे ना, इसके न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश थे, उस समय प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शासक नृत्य और संगीत में निपुण था? तो इसका उत्तर होगा आदिल शाह सूर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। अबुल फजल अकबर द्वारा राजस्व वसूल करने का जो औचित्य ठहराता है, क्योंकि वह सार्वभौमत्व के लिए मुआवजा था, सम्राट का दैवीय अधिकार था, सीमाओं की सुरक्षा के लिए सेना के रखरखाव का खर्च था, सम्राट का वंशानुगत और स्वामित्व का अधिकार था। अबुल फजल ने आईने अकबरी में जो है कर व्यवस्था को लेकर के लिखा है और आईने अकबरी में उन्होंने लिखा है कि ये जो कर का कलेक्शन किया जाता है, इसका कारण क्या था ना, सार्वभौमत्व के लिए ये मुआवजा था। अर्थात राजा जो है सार्वभौमत्व के लिए मुआवजा लेते थे और इसके बदले में वे क्या देते थे ना, वे प्रोटेक्शन जो है सभी को देते थे, अर्थात अपने राज्य को प्रोटेक्शन देते थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1784 में जो सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं 34 का प्रश्न क्या है? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा? बिल्कुल बोलने की आवश्यकता नहीं है, श्री ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है सत्यशोधक समाज स्थापित किया गया था 1873 में। उन्होंने सबसे पहले 1848 में छात्राओं के लिए जो है प्रथम स्कूल खोला था। इसके अलावा 1873 में ही उन्होंने गुलामगिरी की रचना की थी और इसके साथ साथ उन्होंने तृतीय रत्न नाम का एक पुस्तक लिखा था, जो कि 1855 में लिखा था। तो याद रखिएगा ज्योतिबा फूले जी के द्वारा जो है 1873 में क्या स्थापित किया गया था ना, सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है। और उस समय उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए वे और उनके पत्नी ने जो है कई कार्य किए थे। नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि मिलान करना है, सूची को सुमेलित करना है। तो यहाँ दिया है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जिसकी स्थापना जो 1927 में हुई। इसके अलावा बॉम्बे प्लान 1944, तो सी करेक्ट है। नेशनल प्लानिंग कमेटी का समन जो है 1938 सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो हम लोग जो है मिलान कर लेंगे, डी का जो है वो क्या है 1 है और ए का जो है वो 2 है और सी का जो है 3 है। और ली मोदी फैक्ट कितना
हो रहा है 4 हो रहा है, अर्थात बी का क्या हो रहा है 4 हो रहा है। तो A2 B3 C D1 ये जो है, ये जो बी वाला ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा बी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ए का 2 अर्थात फेडरेशन ऑफ फिक्की की स्थापना 1927, बी का हो गया 4 1934, बॉम्बे प्लान तो ऑब्वियसली वही 1944, और नेशनल प्लानिंग कमेटी जो स्थापित हुआ था 1938 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेद की स्त्रियों के विषय में संबंधित नहीं है या सही नहीं है। वे सभा की कार्रवाई में भाग लेते थे, वे यज्ञ अनुष्ठान भी करते थे अपने पतियों के साथ, उनका विवाह यौवनावस्था से पूर्व हो जाता था, ये सही है, लेकिन उनको युद्ध में भाग लेने का अधिकार नहीं था। ये ऋग्वेद काल के महिलाओं के संदर्भ में कहा जाता है, और उनके साथ साथ वे शिक्षित भी होता था, उनमें शिक्षा भी बहुत अधिक पाई जाती थी। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर को युद्ध में सक्रिय भाग लेती थी, ये गलत है, उनको युद्ध में भाग लेने का अधिकार नहीं था। जाति का लक्षण क्या है, अंतर्विवाह, श्रम विभाजन, साम्य या आनुवंशिकता। जाति में जो है, जाति के आधार पर जो बटे होते हैं उनमें इनइक्वालिटी होता है, इक्वालिटी नहीं होता है। अंतर्विवाह, एक जाति का अपनी जाति के अंदर में अंतर्विवाह तो होता ही है। लिमिटेड श्रम डिवीजन भी इसमें पाई जाती है, और जाति जो ग्रहण होता है वो आनुवंशिकता के आधार पर जाति को ग्रहण कर लिया जाता है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि जाति के लोगों में साम्यता पाई जाती है और इक्वालिटी होता है, ये बिल्कुल गलत है। जाति का लक्षण क्या है ना, इन इक्वालिटी ही जाति का लक्षण है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा साम्य। चलिए, वर्ण संकलन की संकल्पना सबसे पहली बार कहाँ मिलती है। तो वर्ण संकलन की जो संकलन है वो हमें धर्म सूत्र से प्राप्त होता है, धर्म सूत्र के बौधायन से हमें, बौधायन सूत्र में हमें प्राप्त होता है। वर्ण संकर का अर्थ होता है कि कई जातियों का अंतर मिश्रण है, और इसके बारे में हमें धर्म सूत्र से ज्ञात होता है। इसके अलावा अनुलोम और प्रतिलोम विभाग का भी उल्लेख जो है हमें यहीं से प्राप्त होता है, अर्थात धर्म सूत्र से। चलिए, मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का साधन क्या था। तो मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का साधन था पन्न, जो कि चांदी के सिक्के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने उच्च अधिकारियों के भरण पोषण के लिए, उच्च अधिकारियों के भरण पोषण के लिए भूमि का अनुदान दिया था। तो इसका उत्तर क्या होगा ना, हर्षवर्धन इसका उत्तर होगा, जिन्होंने भरण पोषण के लिए भूमि दान दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। जिस जैन ग्रंथों में किस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र के बारे में दिया हुआ है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा कल्पसूत्र। कल्पसूत्र जो कि भद्रबाहु द्वारा रचित माना जाता है, और इसमें जो है मूल रूप से जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र के बारे में हमें जीवन चरित्र का उल्लेख प्राप्त होता है। मूल रूप से पारसनाथ और महावीर के जीवन चरित्र का भी उल्लेख इसमें ज्ञात होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहत सिक्के, आहत मतलब पंच मार्क, जिस पर पंचिंग किया हुआ रहेगा, ये भारत में सबसे पहले विद्यमान सिक्के हैं। बिल्कुल सही है। उन पर एक से अधिक पंचों की मोहरें होती थी, हाँ ये भी होता था। उन पर अनेक प्रकार के प्रतीक निरूपित होते थे, हाँ सिंबल तो चाहिए। पंच मार्क सिक्के की विशेषता होती है कि पंचिंग मोहरे हो गए, उन पर सिंबल तो होना जरूरी है। उन पर हमेशा जारी करने वालों का उत्कीर्ण लेख होता था, नहीं इंस्क्रिप्शन तब नहीं था। तो पंच मार्क सिक्के के ऊपर जो है कोई लेख नहीं होता था, उस पर सिंबल जरूर होता था, मोहरे पंचिंग किया हुआ रहता था, अर्थात मोहरे रहती थी। इससे ज्ञात होता था कि ये किसका है और कैसे इस पर काम किया जाएगा, लेकिन उस पर कोई लेख नहीं होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्रोह जो है सिद्धू कानून से संबंधित है। तो बिल्कुल संथाल विद्रोह जो है सिद्धू कानून से जुड़ा हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो 1885 लिखा हुआ है ये क्या है, बिल्कुल गलत है। यहाँ कितना होगा, 1855 होगा। ठीक है, तो करेक्शन कर लीजिएगा, याद रखिएगा। सिद्धू कानून से संबंधित कौन है, तो 1855। मुंडा विद्रोह, तो ये बिरसा मुंडा जी का विद्रोह 1899 से लेकर 1900, ये बिल्कुल सही है। कोल विद्रोह की अगर हम बात करें 1820 से लेकर 1837, तो ये भी मूल रूप से हम कह सकते हैं कि ये भी सही है, चूंकि कोल क्षेत्र में हो भी आते, और हो विद्रोह 1820 से शुरू हुआ था। 1830, 32 और 37 तक सरगेसिया घाटी में, अगर आपको याद होगा, पोटो सरदार का जो विद्रोह था वो 1837 को संपन्न हुआ था। तो कोल विद्रोह ये भी सही है, ये भी सही है। समय काल सबका सही दिया हुआ है, लेकिन संथाल विद्रोह जो कि जिसका समय काल 1885 दिया हुआ है गलत है। तो समय काल को थोड़ा
सुधार लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अवध के स्वशासी राज का संस्थापक कौन था? तो अवध के स्वशासी राज का संस्थापक जो है शहादत खां या बोहरान मुल्क था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। बंगाल के निम्नलिखित शासकों का सही कालानुक्रम, बंगाल में निम्नलिखित शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले तो मुर्शीद कुली का 1717 से लेकर 1727। उसके बाद अगर कोई आता है तो सुजाउद्दीन आता है जो कि 1727 से लेकर 1739, और फिर 1739 से लेकर के 1740 तक जो है सरफराज खान, और बाद में अलीवर्दी खान का हमें 1740 से लेकर 1756, और फिर प्राप्त होता है सिराजुद्दौला का 1756 से लेकर 1757। तो सही कालानुक्रम का अगर हम बात करते हैं तो क्या हो सकता है? पहले तो होगा मुर्शीद कुली खां होगा, उसके बाद कौन होगा? उसके बाद होगा सुजाउद्दीन। तो दो के बाद हो गया एक, दो के बाद एक हो गया, उसके बाद होगा सरफराज खान। तो 2 1 3 4, तो ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? तो कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट, सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस जब समाप्त होता है लंदन में, तो उसके बाद रैमसे मैकडोनल्ड के द्वारा अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड घोषित किया जाता है, जिसमें डिप्रेस क्लास के लिए जो है क्या होता है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की जाती है, और इसके तहत जो है 71 याद रखिएगा सीट एलोकेट किया जाता है, और पूना पैक्ट में जबकि इसे बढ़ाते हुए 148 की मांग की जाती है बाबा साहेब अंबेडकर जी के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा सेपरेट इलेक्टोरेट की अगर हम बात करें तो 1909 में जो है मॉडले मिंटो सुधार में जो है मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट प्राप्त हुआ था। उसके बाद मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट में जो है 1919 में सिख भारतीय जो क्रिश्चियन है उनको एंग्लो इंडियन यूरोपियंस को जो है क्या मिल गया था? सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था। वहीं जो है 1932 के रैमसे मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड से और पूना पैक्ट के माध्यम से जो है क्या मिल जाता है ना, डिप्रेस क्लास या शोषित वर्गों को क्या मिलता है? सेपरेट इलेक्टोरेट प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए तो इसका उत्तर होगा 71 और 147। अपने वृत्तांत में फाइहान उल्लेख नहीं करता है। अपने वृत्तांत में फाइहान उल्लेख क्या करता है, पहले उसको देख लेते हैं। फाइहान उल्लेख करता है कि मध्य देश में शांति और व्यवस्था है, चंडालों का समाज में बहिष्कृत है, ये भी सही है। आम लोग जो है पशुओं की हत्या नहीं करते हैं, वे मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, ये भी सही है। लेकिन दंड न्याय के बारे में वो बताता है कि दंड न्याय उतना कठोर नहीं है, मृत्युदंड नहीं दिया जाता है, हाँ यहाँ आर्थिक दंड लगाया जाता है, इसके बारे में कहा गया। तो इसका उत्तर क्या होगा कि दंड न्याय की कठोरता के बारे में फाइहान ने नहीं बताया था। फाइहान का समय काल कितना है? तो 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक, 14 ईस्वी तक, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए थे। फाइहान के अगर हम प्रमुख रचना के बारे में बात करें तो वो रचना है फूको की, या ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। भारत में भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेख्य प्रमाण क्या है? तो सुंग शासक भागभद्र के समय काल में यवन शासक, तक्षशिला के यवन शासक एंटिक्लोरेटिस के राजदूत हेलियोडोरस का आगमन हुआ था, और उसने ही 110 ईस्वी में जो है बेसनगर का अभिलेख तैयार किया था, ठीक है। और जिसे याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा जो है 1877 में खोजा गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम क्या थे ना? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम डायरेक्टर थे। तो इस प्रकार साथियों आज हम लोग यहाँ तक 48 प्रश्नों तक जो है आप सबके सामने चर्चा किया, और आगे भी कई प्रश्नों को लेकर के चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताएं, और हमें सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।